ओके क्लास, आज के आपके साथ जो दो टॉपिक्स मैंने डिस्कस करने हैं उसमें पहला आपके पास टॉपिक है द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट या द इनिशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगेन उसमें बेसिकली आपके पास जो प्रॉब्लम्स है which are faced by Pakistan at the time of establishment। देखिए सबसे पहली बात तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। मैं देखिए हर हेडिंग का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपके सामने जरूर रखूंगा ताकि आपको याद करके थोड़ी सी आसानी हो। नॉर्मली सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी, जितने भी आप यूं कह रहे हैं कि एडवाइजर सेक्रेटरीज, वो ज्यादातर हिंदूज थे। इंडिपेंडेंस के बाद वो तमाम तर हिंदूज माइग्रेट करके ऑफिस बात इंडिया चले गए, जिसकी वजह से देयर वाज अ स्पेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और उस वक्त मुस्लिम लीडर्स अगर देखा जाए तो गिने चुने दो का तीन ही रह गए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान एंड मोहम्मद फातमा। तो अच्छा थिंक टैंक वो बेसिकली सारा का सारा ड्यू टू द रिलीजन, ड्यू टू हिंदू, वो बेसिकली माइग्रेट करके इंडिया चला गया। तो बेसिकली कायद आज़म ने इस एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को डील करने के लिए बेसिकली यूं समझ लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लानिंग ये की कि जितने भी उस वक्त के मुस्लिम हैं उन्हें प्रॉपर्ली पढ़ाया जाए रिगार्डिंग हाउ टू रन अ कंट्री। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सवाल ये उठता है कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स कहाँ से, जहाँ पे आप उनको पढ़ाएंगे, जहाँ पे आप उनको सिखाएंगे,
देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के दो तरीके होते हैं, या तो एक इंसान डिग्री लेके पढ़कर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करे, एंड सेकेंडली अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, एज फैक्टर की वजह से आगे जा चुका है, वो टाइम नहीं है कि उसको पढ़ाया जाए, तो फिर उसको उसके एक्सपीरियंस से सिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के हाउ टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेम गोज फॉर कंट्री। मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अगर आपको संभालना है तो एक तरीका तो ये है कि आप प्रॉपर्ली थ्रू कमीशन और एजुकेशनल सिस्टम के थ्रू पढ़ते हैं जो आपके मुल्क की भागदौड़ संभाले, जो कि ऑब्वियसली बात है उस टाइम के ऊपर आपके पास इतना पैसा तो नहीं है कि आप लोगों को कोई हार बेचते या लोगों को वहीं पे बैठा के पढ़ाते, और ऑब्वियसली बात है वो क्रूशल टाइम है जिसको मुल्क चलाना है। ये तो नहीं ना कि 4-5 साल के लिए किसी को पढ़ाने के लिए लग दिया जाए, उसका मुल्क कौन चलाएगा, 4-5 साल के बाद चलाना शुरू करेगा। तो उन्होंने बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हल सिर्फ यही निकाला कि क्यों ना उस वक्त के जो लोग हैं, जो उस वक्त के करीबी जिनको यूं समझते हैं पढ़े लिखे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस दिया जाए हाउ टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू रन द कंट्री। सेकेंड, आपके पास डिफेंस प्रॉब्लम था। अगर जितने भी एसिड बेस्ड चीजें थी ना, लाइक रेलवे हो गया, लाइक कैश रिजर्व हो गया, लाइक डिफेंस प्रॉब्लम में मैं आपके सामने जो रखने वाला हूँ, वो एक तो आर्म्ड फोर्सेस का रूल था। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि ये पूरा सब कॉन्फिडेंट है, अब एक तो आपके एक्सटर्नल बॉर्डर स्टेट और स्टेट, और एक आपका इंटरनल बॉर्डर। अब उन्होंने रूल क्या अप्लाई किया? इंटरनल बॉर्डर के लिए रूल ये था कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, जो हिंदू है वो इंडिया की तरफ। ठीक है, ये जो इंटरनल बाउंड्री का रूल है, तो पाकिस्तान इंडिया का कॉमन बॉर्डर। अब पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो नेक्स्ट अफगानिस्तान के साथ लग रहा है, ईरान के साथ लग रहा है, चाइना के साथ लग रहा है, इसी तरीके से इधर जो है आपके पास श्रीलंका, भूटान और चाइना के साथ बॉर्डर लग रहा है। उसका रूल उन्होंने ये बनाया था कि उस जगह पर जितने भी मुसलमान और हिंदू हैं उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा, वो चाहे तो वो माइग्रेट करके एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं, या चाहे तो वो वहीं भी रह सकते। ये था बेसिकली डिफेंस आर्म फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आर्म फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उसके मिलिट्री एसेट्स भी थे। अब मिलिट्री एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हुई कि 36 एज पर एरिया के हिसाब से 36% ऑफ एसेट्स जो है वो किसको दिए जाएंगे? पाकिस्तान को। 64% जो एसेट्स है वो किसको दिए जाएंगे? इंडिया को। इंडिया ने 36% ऑफ मिलिट्री एसेट्स जो आपको दिए थे, दे ऑल आर इन डेटोरेटेड कंडीशन। क्या उनको मतलब उससे के नाम प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हुई? डिस्ट्रीब्यूशन तो सही हुई थी, 36% आपको मिला, 64% होने लगा, लेकिन जो 36% आपको मिला वो उस कंडीशन में था कि आप उसको इस्तेमाल ही ना करें। देन उसके बाद जो अगला प्रॉब्लम था वो था अकोमोडेशन ऑफ रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज की अकोमोडेशन पे बेसिकली वो तमाम तर मुस्लिम जिनको बेसिकली विद इन द स्टेट ये रूल दिया गया था कि जो मुसलमान है अगर वो चाहते हैं तो वो पाकिस्तान शिफ्ट हो सकते हैं, जो हिंदू है अगर वो चाहते हैं तो वो इंडिया शिफ्ट हो सकते हैं। तो उसमें बहुत मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम जो थे उन्होंने अपने आप को बेसिकली इस रूल को फॉलो किया कि वो पाकिस्तान शिफ्ट होना शुरू हुआ। अब ऑब्वियसली बात है वहां से ऑलरेडी एक अपना खुद पाकिस्तान जो रहने वाले लोग हैं वो, और दूसरा ये कि जो मुसलमान वहां से शिफ्ट होकर आ रहे हैं वो अपने साथ अपना ऐसे थोड़ी लेकर आते हैं, जो भी उनका वहां पे घर बार है, जो भी उनकी दौलत है, जायदाद है, पैसे हैं, वो सब वहां छोड़कर बाहर। और अगेन वो जो दंगा फसाद की लहर दौड़ी हुई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, सिख और मुसलमानों के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी, जो पहली ट्रेन आपके पास कराची में आई थी जो पूरी जला दी गई थी। तो अगेन वो एक डर की जो फिजा थी मुसलमानों के लिए, वो भी बेसिकली उधर के मुसलमानों को इस बात में मजबूर कर रहे थे कि दे हैव टू शिफ्ट देमसेल्फ टुवर्ड्स पाकिस्तान। एक तो रूल था ना
कि भाई जो मुसलमान जाना चाहता है चला जाए, जो नहीं जाना चाहता वो रुक सकता है। ये था एक रूल जो बेसिकली डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री बाय सच रेक्ट बाय लॉर्ड मार्शल रेक्टेस की तरफ से जो रूल आया था वो तो ये था कि भाई तत्वारत नहीं होगी, ठीक है, नस्लकशी नहीं होगी, ठीक है, एक सिंपल यूनिवर्सल रूल अप्लाई करेंगे, जो मुसलमान उधर है वो उधर है, जो हिंदू इधर है इधर है, लेकिन जो बेसिकली पहले से ही मुसलमान इधर है या हिंदू उधर है उन्हें ऑप्शन दिया जाए कि वो एक दूसरे के मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं, चाहे तो वही रहना चाहे वही रहने या शिफ्ट होना चाहते शिफ्ट हो। तो जो रहना चाहता है उसको उसकी माइनॉरिटी के रूल्स मिलेंगे, और माइनॉरिटी का सिंपल रूल एक ही है कि उसके रिलीजन और उसकी प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन उस वक्त की दौरे हुकूमत के लाइबिलिटी में आता है। लेकिन अगेन वो रूल वो सब चीजें जो बेसिकली आपके पास डिमार्केशन में लिखी गई थी वो तो चले फॉलो नहीं हुई, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स 180 डिग्री आपके पास काम स्टार्ट हो गया कि आप तो बेसिकली वो जो एक नफरत की फिजा थी वो आपने कायम कर, बीच में जो आपने नारा भी मरवा दिया था मुसलमानों से ही कि भाई ये जो टू नेशन क्यों ये कायदा मोहम्मद अली का नारा गलत, आई थिंक दैट इज क्वाइट क्रिस्टल वेल। ये तो आपको आज भी काफी लिबरल मुस्लिम ने जो इस बात का नारा मारते हैं कि कायदा आजम ने बात गलत कर दी कि सब कॉन्टिनेंट को तोड़ दिया, सब कॉन्टिनेंट एक होता तो बहुत बड़ी पावर होती लाइक चाइना रशिया यूएस। तो मेरे पास उसका तो बहुत क्रिस्टल क्लियर आप सबके पास आंसर है। वो टू नेशन थ्योरी मेरे पास आज आपके सामने मुझे बहुत आराम से बता रहे थे, उसने बिल्कुल सही किया, कायदा मोहम्मद अली ने बिल्कुल काम पे सही किया। It's all about the religion. It's not about caste, color, creed, language, culture. It's all about religion. तो देखिए हमारा तो बेसिक सा मोटो है ना कि हमारी सब चीजें इज बेसिकली द बेसिक गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल थ्रू इस्लाम, चाहे वो हमारा कल्चर हो, चाहे वो जात पात हो। ये कास्ट कलर क्रीड को तो बेसिकली हमारे नबी ने वैसे खत्म कर दिया था, किसी अच्छी क्वालिटी में किसी अच्छी क्वालिटी में कोई पॉकेट नहीं। डेफिनेटली हमारा तो थंब रूल ये था ही नहीं कि हम बेसिकली इस वजह से सेपरेट कर रहे हैं कि हमारा कास्ट कलर क्रीड डिफरेंट है आपसे। हमारा तो बेसिक सिर्फ दो बातें थी, हमारा कल्चर हमारा रिलीजन आपसे नहीं। और वी कैन नॉट बी इन द पार्ट ऑफ सिंगल अम्ब्रेला एज अ सब कॉन्टिनेंट। और शायद मैं 2 मिनट के लिए मान भी लेता हूं कि अगर ऐसा हो भी जाता, और दूसरी बात है कि मेजॉरिटी रूल के ऊपर डेमोक्रेसी आती है, मेजॉरिटी रूल डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर चला जाएगा तो वो फिर उसके पास ही आता है। फिर वो जो राइट्स की जंग है, फिर वो जो माइनॉरिटीज का रूल है, हम पे तो वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है। आप चाहे कैसे भी है, आप चाहे कैसे भी है, लेकिन कम से कम आपके पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ तो है, तो आप कर सकते हैं। अब उन रेफ्यूजीज को अकोमोडेट कैसे किया जाए, तो यहाँ के मुसलमानों को बेसिकली खिताब करते हुए कहा जाता, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हर हर पाकिस्तानी फर्द पे ये फर्ज है कि वो किसी एक रेफ्यूजी को अपने के साथ, बट एक याद रखिएगा बहुत बड़ी भरमार थी रेफ्यूजीज को, जिसकी वजह से जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, चाहे वो फोर्सेस से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल्डिंग्स हो, उन सबको रेफ्यूजी कैंप बना दिया। ये बेसिकली आप भी समझ लेंगे जो आपने प्रॉब्लम फेस करी उसका सॉल्यूशन ना। अकोमोडेशन ऑफ रेफ्यूजी के बाद डिवीजन ऑफ रेलवे इनकम। Railway play a very important role in the economy of a country. Again, just like military assets, distribution आपके पास हुई थी, but all the transportation mode, especially the railway engine, जो पाकिस्तान को दिए गए थे, they are in deteriorated condition. मतलब literally वो चल नहीं सकते। और उसका रीजन से यही है, जितनी ट्रांसपोर्टेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ट्रेडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ट्रेडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी आप अच्छी इकोनॉमिकल कंट्री बन सकते हैं। जितनी आपकी ट्रांसपोर्टेशन को मैं वीक करूंगा उतनी आपकी ट्रेडिंग वीक होगी, जितनी आपकी ट्रेडिंग वीक होगी उतनी आपकी इकोनॉमी नीचे आएगी, जितनी आपकी इकोनॉमी नीचे आएगी आप फाइनेंशियल एड की तरफ जाएंगे, लोन्स की तरफ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एक सर्कुलर डेब्ट क्रिएट होता जा रहा हो। उनका मकसद से यही था और उन्होंने वो काम करने में कामयाब हुए और हमने उसका कोई अल्टरनेट भी नहीं निकाला। तो ये बात तो आप सब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, मैंने भी अब पैदा होते हुए मुझे जब 35 साल के करीब हो गया, आपकी मशवरे से कम 18-20 साल के लोगों अपने अपनी जिंदगी में शायद वही एक रेलवे लाइन देखी है जो ब्रिटिश एम्पायर बना के गई है,
कोई 1897, वो अब तक वही चलती है। हमें इस बात की भी जहमत नहीं हुई कि हमें कोई एक्स्ट्रा रेलवे लाइन बना। छोड़े छोड़े इंटरसिटी कनेक्शन तो बाद में देखते हैं, विद इन द सिटी आपके पास आपसे सर्कुलर रेलवे नहीं बनती। आधे से ज्यादा तो वैसे ही चाइना कटिंग में भी किया है, ठीक है। और अगेन थैंक यू टू भाई लोग, ठीक है, जो चीज जगह नजर आई जहां पर उनको नजर आया बस्ती है उन्होंने उसको चाइना कटिंग बना के भेज दिया। सर्कुलर रेलवे बेसिकली अगर आप कराची का नक्शा देखें तो बेसिकली शेर रशी पीछे 2 साल से रेलवे मिनिस्ट्री काम अच्छा कर रहा है। अगर आप बता करूँ ना, सर्कुलर पूरी रेलवे बन जाए आपके पास, लाइक फ्रॉम टावर टू न्यू कराची टू मरीन कैंट टू रिंग रोड टू लांगी टू वापस आई चंडीगढ़ टू वापस ये पूरा आपका सर्कल है। अगर आप उस रेलवे में अगर इंटर होते जैसा एक गाड़ी एक्सप्रेस में आपका आधा हिस्सा आपको यकीन करेंगे, क्लिफ्टन से मैं चढ़ता हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे सुरागपुर पहुंचने में पूरा 10 मिनट लगते हैं, वही काम मैं शहर से करूँगा मुझे 1.5 घंटा लगेगा। फ्यूल कंजम्पशन मेरी सेट है, टाइम मेरा बचत हो गया, काम मेरा जल्दी हो गया। मैं उस रेलवे को पूरा इनिशिएट कर देता हूँ तो आप खुद सोचें कि आप कितना रक्षा, टैक्सी, उबर, करीम, बसेस को अफेक्ट करेंगे। और अगेन ये भी बात फैक्ट है कि इन्हीं माफियाज की वजह से ये नहीं बने। आप लोगों को नहीं, आप लोग भी मेरे पास 18-20 साल अगर पीछे जाता तो कम से कम 2006-7 के आपसे बॉन्ड है ना, ऐसे 4-5 की बॉन्ड होंगे आपके सारे, हाँ 3-4 तो मेट्रो बसेस को देखिए आप, ठीक है, वो भी स्टार्ट हुई टावर से लेके कैंट तक बंद हो गई। ग्रीन बसेस भी कामयाब, मतलब देखिए बसेस को चलाना इज समथिंग एल्स, बनाना लेकर आना ये सब चीजें अलग है। चलाने के सिलसिले मतलब आप पहले माफिया की रेट को तो खत्म करें, तो माफिया रेट आपके पास कभी खत्म नहीं हो सकता है, डिफेंस में पानी कभी नहीं आ सकता, कुछ भी कर ले, ठीक है ना। सड़कों से नहीं कूड़ा करकट हटे, एमसी कैसे कमाएगा, वाटर बोर्ड कैसे कमाएगा। अरे टेरर मतलब ये वही वाली बात है कि हम एक इनिशिएटिव लेके उसका माफिया खड़ा करते हैं, माफिया को बोलते तुम कमा, पैसे हमें वापस आके दे दे, हम नहीं करते। ऐसे नहीं स्टील में नेशनलाइज हुए, ऐसे नहीं कि आपके पास पीआई के आधे से ज्यादा परसेंट शेयर आपको डीनेशनलाइज कर चुके हैं। ये हल नहीं होता कि आपके पास कोई भी चीज आप बनाने बैठे तो आप उसको नहीं चला सकते तो बेच नहीं, बंद तो बात हो गई। हमारे पास तो वो है ना कि कूड़ा भी सोने, गवर्नमेंट का तो वो असूल है कि कूड़ा भी सोने, वो भी ऐसे नहीं जाने दूंगा, 100 और खरीदने वाला भी खुद बिठाऊंगा, ठीक है, हर चीज बिल्कुल शेडिंग के हिसाब से होती है। अब अगेन जो रेलवे इंजन का इशू वो तो वैसा से जो हमारे दिया वो शायद आज तक चलता हुआ है, उसको तो खत्म ही नहीं करता और कोई ऑल्टरनेट आपने नहीं उठाया उसको। आज आप कहीं भी किसी बाहर के मुमालिक जाए, आप यकीन करेंगे उनके रेलवे सिस्टम, उनका मेट्रो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इस बात में तो शायद आप सब दाद देना कम से कम शबाश कुछ भी है, ठीक है। फिर वो कहूंगा मैं खाता हूँ तो लगाता भी, तो वो एक अलग सी, बट जो भी है अपनी सुबह के लिए तो किया है, अपने शहर के लिए तो किया है। अब आप बोलेंगे कि सर इस तरीके से हो सकता है, उस तरीके से हो सकता है, करने पर डिपेंड करता है। मुझे तो लगता है नहीं, मुझे नहीं लगता खासतौर पे कि कोई, अब कराची को तो मेरे ख्याल से जानबूझ के तरक्की पे नहीं ले सकता, कराची और बहुत सिंपल रीजन, सिंपल बहुत सिंपल रीजन। देखिए कमाने वाली जगह अगर वाकई ही तरक्की करने लग जाए तो मुल्क तरक्की करने लगता है। कमाने वाली जगह को सिर्फ उतना कमाने दो कि जितना वो अपने शहर को चला सके, वो हमारे साथ होता है। इस बात का ये जवाब तो किसी लीडर के पास नहीं होना चाहिए कि यार वो कराची इतना बड़ा हो गया कि उनको लॉ एनफोर्समेंट समझ नहीं पा रहा। 22 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ आबादी तो कराची की, 30% मुल्क की 70% एक तरफ, 30% सिर्फ एक शहर के अंदर, इस वजह से हमसे समझ नहीं पा। उस मामले में भुट्टो बहुत सही था कि जो उसको हॉलैंड बना रहा है, अगर वो बनाना शुरू कर दिया, आपने देखा पीछे के सामने बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ से बेसिकली वो इनॉग्रेशन स्टार्ट हुई थी भुट्टो की, कराची को हॉलैंड बना।
हाँ लिटरली, फिर अब्दुल कदीर खान को वो लेके भी जाए थे ड्यूरिंग देयर टर्नओवर फ्रॉम हॉलैंड। उनका विजन से यही था कि कराची को किसी तरीके से ये सेपरेट स्टेट डिक्लेयर करना। लेकिन वही वाली बात है, जहाँ पे आपके पास कोई भी इंसान मुल्क की भला और बहबूद के लिए काम करना शुरू करेगा, वेलफेयर के लिए काम करना शुरू करेगा, तो खत्म। और हमारे जो सीक्वेंस ऑफ इलेक्शन में अगर आप गौर करें ना, सबने सबसे पहले एनजीओ के तौर पे काम किया। अब उठाए कोई वोटो उठा लो, जावला उठा लो, इमरान उठा लो, शौकत उठा लो, अल्ताफ उठा लो, खिदमत उठा लो, ठीक है, जमात इस्लामी उठा लो, ठीक है ना। और अगेन भुट्टो साहब का खिदमत का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है, वो पर्ची वाला सिस्टम लग गया बाद में, ठीक है, अमन कमेटी, ठीक है। सो खिदमत खल्क के बनाने के बाद आप यूथ को टच करो, जिस जनरेशन मतलब यूथ इज अ पार्ट ऑफ द जनरेशन जिसमें जोश और वल्फारा और खून बड़ा स्ट्रांग होता है, और जज्बात में इंसान कभी जहन से काम नहीं लेता, हमेशा आपको अपने फॉलोअर बहुत ज्यादा मिल जाता है। भुट्टो ने अगला कदम पीएसएफ बनाया, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, भाई ने एपीएम में बना लिया, ठीक है, इसने टाइगर बना लिया, ठीक है, इंसाफी टाइगर, ठीक है। और मतलब तो जमात इस्लामी उठाए तो वो नाजिम वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल विंग उसके बाद आया, और पॉलिटिकल विंग आने के बाद फिर आपका विजन चेंज हो जाता है। तो पहले दो विजन में टाइम आपका सेट चल रहा होगा, एनजीओ और यूथ के टाइम पे आप अपने मौके अपने मोटो के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड होते हैं। जहां आप अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी का नोट करते हैं, वहां पर आपको समझ में आता है कि नहीं यार ये तो बिजनेस है, मतलब चल वाला काम नहीं है, पॉलिटिक्स जस्ट लाइक अ बिजनेस, ठीक है। तो ये जनरेशन इसी तरीके से हम लेके चलेंगे। अल्लाह करे यार मैं भी आप लोग के साथ ही चीज को वाकई कर लिया है। नाउ डिवीजन ऑफ कैश रिजर्व्स, अच्छा इसमें ये करेक्शन कर ले। There was a cash of rupees 1 billion on the third line. There was a cash of rupees 1 billion on the third line. Division of cash reserve, fifth heading है। तो जो 4 बिलियन लिखा हुआ है इसको 1 बिलियन कर ले, यानी 1000 मिलियन। सॉरी, वो 4 बिलियन सही लिखा हुआ है, वो ये था
There was fixed security deposit. वैसे पढ़ो पहले सुनिएगा. There was fixed security deposit of ₹4 billion of the United Indian according to the agreement. ₹1 billion were the share of Pakistan. वो जो 750 का वो करेक्ट करना चाहता सर. ये 4 billion से लिखा हुआ है. This amount was to be divided proportionality among the two states by committee. It was agreed that Pakistan share would be 1 billion. ये 750 million जो लिखा हुआ है ना ये गलत है. ये काटते हैं, इसकी जगह आपको 1 billion यानी 4 बिलियन का मतलब 4000 मिलियन है, जिसमें से 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन पाकिस्तान का शेयर है. या 25%. Of which the first installment of 200 million was paid. The rest of the amount was stopped on the advice of Sardar Patel, who threatened that the amount shall not be paid until Pakistan recognized India's right over Kashmir. But on Mr. Gandhi's insistence, Indian government gave another installment of rupees. Of rupees 500 billion to Pakistan and the remaining amount of rupees. अब देखिए टोटली आपके पास 700 मिलियन हो गया. इसका मतलब द बैलेंस अमाउंट इज ऑफ 300 मिलियन. तो ये 50 मिलियन को कैंसिल करके 300. ठीक है. टोटल शेयर 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन. उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट 200 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 500 की और 300 million is still unpaid. पहला मूल्य तो हमारा होगा. ठीक है. रिपीट कर दूं. 4 बिलियन वाला अमाउंट बिल्कुल सही है. जो टोटल रिजर्व में मौजूद था उसमें से पाकिस्तान का शेयर 1 बिलियन है मतलब 1000 मिलियन. इसमें से पहली इंस्टॉलमेंट 200 मिलियन की पे हुई, दूसरी इंस्टॉलमेंट 500 मिलियन की पे हुई और 300 मिलियन की अभी तक जो पेमेंट है वो अनपेड है. देन आपके पास इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल प्रॉब्लम. ऑब्वियसली बात है मुल्क में इतना इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा तो कौम को आप किसी भी तरीके से यूनाइट नहीं कर सकते. हमेशा याद रखिएगा कि कहीं पे भी लॉ एंड एनफोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराबी वहां पर होती है जहां पे इकोनॉमिकल क्राइसिस. ओनारेजी ये सब चीजें वहां पर आती है जहाँ पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था. दोस्तों पाकिस्तान में बेसिकली इकोनॉमिकल क्राइसिस भी थे. उस चीज को डील करने के लिए कि कहीं ये खाना जंगी वाला माहौल हो जाए